हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सिलेक्शन गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को, परसेंटेज को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं। अब हम लोग आज कौन सा टाइप देखने वाले हैं कि एरिया और वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो एरिया और वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही क्वेश्चंस आगे कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आज इसमें बेसिकली जो टाइप्स है वो टाइप्स हमारा एरिया और वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें सवाल आते हैं और किस तरीके से हम चीजों को करते हैं। ठीक है, आइए तो हम शुरुआत करते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे। एरिया क्या बोल रहे हैं? एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस तो देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं? एरिया और उसमें। ठीक है, हम लोग जानते हैं कोई भी चीज होता है, जैसे कि कोई सर्कल होती है, जैसे कोई वृत्त है। ठीक है, वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कि भुजा का स्क्वायर, क्या? भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेंगे, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे। ठीक है, और क्या जानते हैं हम लोग? आयत जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल ऐसे कुछ हम लोगों को दिया होगा, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस तरीके से कुछ हमें दिया होगा, जैसे कि या तो हम कह रहे हैं जैसे कोण है, शंकु है, शंकु का ही हमें आयतन दे दिया। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीजें कुछ इस तरीके से, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से कुछ दिया रहेगा। जब भी आपको कहेगा कि कह देगा कि इसके रेडियस में कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके ओवरऑल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पूरा एरिया पे ओवरऑल क्या इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में, या क्या डिक्रीमेंट होगा। इस तरीके से हमसे पूछेगा। या हमें पूछ दे कि अगर कोई वर्ग है, वर्ग की एक भुजा को अगर हम 20% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताएं, अगर बोल दे कि रेडियस को, अगर कोई सर्कल है, अगर उसके रेडियस को अगर बता दे क्वेश्चन में कि हम 5% से बढ़ा दे रहे हैं, क्या 5% ने 20% से बढ़ा दे रहे हैं। अगर 20% इसके रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो इसको एरिया में ओवरऑल कितना चेंज आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जब इसको देखेंगे कि 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5, यानी 1 बढ़ रहा है। 5 कितना था पहले? 5। अगर 5 था, ये बढ़ गया है, कितना हो गया है? 6। ठीक है, 5 था, हो गया कितना? 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा है। अगर एरिया की बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर को तो स्क्वायर होना पड़ेगा, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे होंगे कि ये पाई होता है दोनों में। पाई क्या होता है ना कि पाई से कट जाता है। पाई को हम लोग अवॉइड करते हैं। जो भी हमारा दो चीजें होती है, एक ओरिजिनल जो एक्चुअल जो इसमें पाई वगैरह दिया होगा उसको, और जो इसमें एग्जैक्ट मान दिया होगा, जैसे बोले तो 3, 5 ऐसे कोई नंबर्स दिया होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको लेते नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका एरिया था 25 और एरिया हो कितना गया है?
36, कितना हो गया है 36। तो हम लोग देख रहे हैं ये बढ़ा कितना है, तो 11 से बढ़ गया है, 25 था अब हो गया है कितना 36, तो यानी 11 बढ़ गया। और कितना परसेंट बढ़ा, तो यानी कि पहले कितना था 25, तो 25 से 11 हो गया। अगर परसेंट कर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम देख रहे हैं कि 25 चौका 100, यानी 11 चौका 44% से ये बढ़ गया। ठीक है, 44% से ये बढ़ जाएगा। पहले अगर कुछ इसका एरिया आ रहा होगा तो अब एरिया 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और बात करेंगे क्वेश्चंस की कि कैसे हम करते हैं। अब देखेंगे कि क्वेश्चन दे रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगर हम बात करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या की, अगर रेडियस को हम बढ़ा दें कितना 25%, 25% क्या करना है, बढ़ाना है। अगर 25% बढ़ रहा है तो 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4, यानी कि रेडियस पहले 4 था, अब कितना हो गया, बढ़ के 5 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि 4 से हो गया 5। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो पाई होता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको लेते नहीं है, या एक्चुअल मान कोई 3, 4, 5 ऐसे दिया हुआ होगा उसको हम लोग लेंगे नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे तो यानी कि इसका वर्ग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 चौका 16 और 5 पचे 25। तो हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है एरिया, पहले 16 था बढ़ के हुआ 25, तो यानी कितना बढ़ा 9, और कितने में 16 में, तो यानी 9 बढ़ा है, वो 16 पहले था अब हो गया 9 बढ़ गया है, तो यानी कितना परसेंट बढ़ा भाई। तो इसको काट देंगे, तो 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 से काट देंगे तो 25। अब यहाँ पे देखेंगे 25 9 225, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा निकल के क्या आएगा 56 सही 1/4, क्या 56 सही 1/4%। इतनी चीज समझ में आ रही है, इतना चीज आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, अगर इतनी चीज समझ में आ रही है तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। अगर किसी वर्ग की भुजा को हम बढ़ा रहे हैं, सपोज करिए अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ रही है, यानी कि क्या बढ़ रही है 40%। सबसे पहले ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 40% को हम लिखते क्या है, 40% को हम लिखते हैं 2/5। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है पहले क्लास को, दूसरे अगर पिछले क्लास को जितने भी क्लास कराए 1 2 3 4 जो भी आप लोगों ने अगर उन क्लासों को पढ़ लिया है तो आपको परसेंटेज रट गया है कि 40% क्या होगा, 60% क्या होगा, 80% क्या होगा। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि 40% को 2/5 लिखते हैं, तो यानी कि जो ये आ रहा है ऊपर का ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा एक्चुअल ओरिजिनल मान। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहले था 5, अब कितना हो गया है 7। हम लोग जानते हैं क्या कि वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यानी भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि इसका वर्ग सर कर देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये हम कह रहे हैं कि अगर ये 5 है, यहाँ पे लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, अगर ये 5 है तो ये 5 से इसका कितना हो जाएगा 25। अगर ये 7 भुजा है तो 7 सत्ती हो जाएगा कितना 49। तो हम देख रहे हैं बढ़ कितना रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है हमारा 24, और किस पे पहले 25 था, अब बढ़ कितना रहा है 24 बढ़ रहा है। तो यानी कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100, यानी 24 चौका क्या हो जाएगा 96%। ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कितना 96%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आयत। एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को कम कर दी जाए तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, जब आयत की लंबाई बढ़ाई जाती है, क्या आयत की लंबाई यानी आयत का जो वो होता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, ये ठीक कलर नहीं है, कलर यही सही, ये ठीक। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L × B होता है,
ये इतना तो आप लोगों को पता है। अगर उसकी आयत की लंबाई यानी यल को क्या कर दिया जाता है, यल को बढ़ा दिया जाता है। अब 37.5% बढ़ा दिया गया, यानी 37.5% को जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, 37.5% को क्या लिखेंगे, यानी कि 12.5% होता था हमारा 1/8, तो 37.5% हमारा होता है 3/8। यानी कि पहले 8 था, 3 बढ़ के कितना हो गया, 8 था, अब हो गया है कितना, 11। पहले कितना था, पहले था 8, अब हो गया बढ़ के 11। ठीक है। ऐसे वृत्त की बात करते हैं जब कि इसकी चौड़ाई तो 20% से कम हो जाती है, यानी 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को 1/5, यानी कि अगर 5 था तो 1 कम हुआ है, यानी 1 कम होकर कितना हो गया, 4। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते समय L इंटू बी, तो यहां भी L इंटू बी, L इंटू बी, समझ रहे हैं कि नहीं, L इंटू बी करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, यहां पे क्या हो जाएगा, 11 चौका 44। तो यानी हम देख क्या रहे हैं कि 4 स्तर बढ़ रहा है, और 4 जो बढ़ रहा है पहले कितना था, पहले तो था 40, अब बढ़ रहा है 4। तो हम देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 4, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी 10% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतनी चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई को घटा दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है ओवरऑल कितना प्रतिशत परिवर्तन होने वाला है। तो हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी सिलेंडर है, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग जाने तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यानी कि 2 बार हमारा रेडियस आएगा, 1 बार हमारा क्या आ जाएगा, हाइट। तो हम बात करते हैं जब कि 20% बढ़ रहा है, अरे 40%, सॉरी, अगर 40% बढ़ रहा है तो 40% को हम लिखते क्या है, अभी बताएं कि 2/5, और 37.5% को हम क्या लिखते हैं, अभी बताया है कि 3/8 लिखते हैं। अगर ये घट रहा है तो 3 घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो 2 बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये पहले था 5, अब बढ़ के हुआ 7, और ये पहले था 8, अब घट के हुआ 5, समझ रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 2 बार रेडियस आना चाहिए, यानी रेडियस कौन है, 5 वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार, और इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। तो यानी कि हम देख क्या पा रहे हैं कि ये हमें तो लेना नहीं है पाई, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि ओरिजिनल मान को, ओरिजिनल वैल्यू को लेना ही नहीं, अवॉइड करनी है चीजें, तो इसको नहीं ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 5 × 25 हो जाएगा, 25 8 200। यहां देखेंगे 7 7 49, 49 में क्या करेंगे, 49 आ जाएगा यहाँ, 5 से गुणा, 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24, तो यानी 245। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये 45 बढ़ रहा है, किसने पे बढ़ रहा है, 200 पे, पहले 200 था, अब 45 बढ़ के 245 हुआ, तो यानी इतना बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा 22.5%। 45 का आधा कितना होता है, 22.5%। तो हमारा 22.5% ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए 200 था, 245 हुआ, तो यानी कि पहले 200, अब 245, तो 45 बढ़ा है। और ये 45 बढ़ा कैसे, क्योंकि इसमें चेंजिंग कर रहा है, इसके रेडियस को बढ़ा रहा है, यानी इसको हाइट को कम कर रहा है। ओवरऑल हम जब चेंज देखेंगे तो 45 वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 22.5%। इतनी चीजें समझ गए आप लोग, इतनी चीजें समझ गए हैं, तो वो हुआ कॉन्सेप्ट खत्म। उस तरीके का जो भी होगा सवाल आप लोग क्या करेंगे, इजिली कर लेंगे। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर
एंड सेविंग। ठीक है, आय है, व्यय है और कितना सेविंग हो रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कोई आदमी है, ठीक है, क्या है, हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ, अगर आप कभी भी इनकम कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ खर्च होगा, यानी कुछ ना कुछ आप एक्सपेंडिचर होगा आपका। अगर कुछ भी आप कमा रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं, तो कुछ आप बचत भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ कमाया, कुछ खर्च किया, कुछ आपका बचा, तो हम लोग जो जो कमाए हैं अगर उसमें से अपने खर्च को निकाल दे तो हमारा बचत आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं इसमें। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेंगे कि ये आय है, क्या है, आय है, ये हमारा क्या है, खर्च है, और ये क्या है, हमारा बचत है। क्या है, हमारा बचत है, कि हम कितना बचत कर रहे हैं। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है कि जब हम कोई चीज कमाते हैं उसमें से कुछ चीजें खर्च कर देते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे कोई होता है, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले कुछ चीजें इसमें अगर हम डिस्कस करें आप लोगों से, तो जो इनकम होता है ना, इनकम, इनकम को हमेशा, इनकम को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 100% मान के, इनकम को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। ठीक है, इनकम हमारा हमेशा 100% माना जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, जैसे हमने अगर इसमें आप लोगों को बता दें कि आपका कुछ इनकम है, ठीक है, कुछ आपका इनकम है, कुछ आपने इनकम करा, अब इनकम में से आप कुछ बचा रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं, यानी कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, और कुछ आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 30% खर्च कर दिया है इनकम में से, इनकम आपका क्या है, 100%, अगर आपने 30% खर्च कर दिया है तो आपका बचत कितना हुआ है, 70%, क्योंकि ये दोनों जोड़ के ही तो इनकम बन रहा है। अगर आपने 50% खर्च कर दिया तो आपके पास बच कितना रहा है, 50%। इतनी चीज समझ में आ रहा है। इसी बेस पे अगर हम आगे बात करें किस पे सवाल किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हम सवाल को करते हैं इसमें, तो इसमें दो केस बनते हैं। क्या, दो केस। तो केस नंबर 1 हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1, कोई आदमी है, कोई आदमी है गंगाराम। कौन है, गंगाराम। गंगाराम जॉब करते हैं, गंगाराम की कुछ सैलरी आती है, कुछ इनकम करते हैं गंगाराम। कौन है ये, गंगाराम। गंगाराम भाई कुछ इनकम करते हैं। जैसे ही गंगाराम की सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तुरंत फोन आता है इनको, फोन आता है। फोन किसका आएगा इनको, किसका आएगा, रिंकिया की मम्मी का। ठीक है, रिंकिया की मम्मी तुरंत इनको फोन करती है कि साहब मैसेज आया आपका। साहब बोले हाँ, बोले बहुत बढ़िया। अब साहब से कराते हैं खर्चा, उसने कुछ पैसे साहब से खर्चा कराया कि साहब इनकम तो आ गई आपके, कुछ खर्च करिए हमारे ऊपर। तो सर ने बोला हाँ बताइए। सबसे पहले बता दिया कि हमें मेकअप पे, मेकअप पे कुछ पैसे हमें लगाने हैं। तो उसने कहा ठीक है ले लीजिए पैसा। तो उसने कुछ पैसा बताया कि हमें कुछ पैसा हमारा खर्च हुआ। तो गंगाराम ने देखा कि हमारी सैलरी का 10% तो इसके मेकअप में जा रहा है भाई। फिर उसने कहा मूवी के लिए, मूवी में सर कुछ खर्चा हो जाएगा। तो मूवी में देखा कि 5% सैलरी का खर्चा हो जा रहा है। इस तरीके से गंगाराम ने देखा कि कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा आ जा रहा है। तो उसने देखा कि 5% पैसा इसमें खर्चा हो जा रहा है।
और कुछ चीजें उसने अपने घरों में राशन वगैरह लाने पे कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, तो देखा कि अदर खर्च जो आ रहा है, अदर जो खर्च आ रहा है वो उसमें भी 20% का खर्चा जा रहा है। तो गंगाराम ने देखा कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है और बचत कितना हो रहा है। तो इसमें गंगाराम ये देख रहे हैं कि 10% तो इसके मेकअप में चला गया, रे बाप रे बाप। 5% तो मूवी दिखा दिया इसको, ट्रेवलिंग में 5% लगा, 20% अदर, तो यानी कि 20, 10, 30, 40% इसका खर्च हो गया। यानी गंगाराम ने देखा कि हमारी जो इनकम आई थी वो 100% आई थी, अगर उसमें से हमने 40% तो खर्च कर दिया, तो यानी गंगाराम की सेविंग कितनी हो गई? 60%। ठीक है, गंगाराम की सेविंग कितनी हो गई? 60%। तो सवाल हमसे क्या पूछता है? सवाल हमसे सिर्फ यह पूछ देगा इसमें कि गंगाराम ने इतना खर्च यहाँ किया है, मेकअप पे 10%, इस पे मूवी पे 5%, ट्रेवलिंग पे इतना इतना, तो कुछ सैलरी फिक्स कर देगा कि गंगाराम के सैलरी का, या गंगाराम की सैलरी हमें बता देगा कि गंगाराम की सैलरी जो है भैया वो 20,000 है। ठीक है, हमसे पूछ देगा क्या कि मेकअप में कितना खर्चा आया, क्या मेकअप में कितना खर्चा आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेकअप का जो खर्चा आ रहा है रिंकिया की मम्मी का, वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10%। तो हम लोग यहाँ पे मेकअप का खर्चा निकालेंगे अगर रिंकिया की मम्मी का, तो आ जाएगा 10% इसका। 10% मतलब 1/10, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ निकल के क्या आ जाएगा? जैसे 20,000 है, इसका 10%, 1/10, 0 से काट दिया, यानी कि 2,000 रुपया मेकअप का खर्चा हो गया। और ये जो 2,000 दिया हुआ है, ये इसको हमेशा आपको क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। सॉरी, 20,000, ये क्या है? ये इनकम है, इतना गंगाराम कमा रहे हैं। ठीक है, तो मेकअप का खर्चा निकल के आ गया। अगर वो इसी तरीके से पूछ दिया कि अदर पे कितना खर्च किया गया, तो 20% का मान निकाल लेंगे। इस तरीके से वो पूछ सकता है कि बचत कितना हुआ है, यानी 60%, 60% का मान निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो आपको किसी भी चीज का मान निकालना होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इनकम आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से चीजें आप निकाल पाएंगे। इतनी चीजें समझ रहे हैं? इतनी चीजें आप लोग समझ पाए हैं? एक तो केस ये बनता है, ठीक, एक केस ये बना। अब दूसरा केस क्या बनता है? केस नंबर 2 की बात अगर हम करें, केस सेकेंड, केस सेकेंड जो है वो क्या है? वो रिमेनिंग पे आएगा आप लोगों का, शेष पर। ठीक है, बोल देगा क्या कि ये गंगाराम है, गंगाराम, गंगाराम की जो इनकम हो रही है, ठीक है, उसमें से उसने 10% तो खर्च कर दिया। किस पे? समझिए कि उसने रेंट दे दिया, अपना रूम रेंट पे, रूम रेंट पे 10% खर्च कर दिया। और फिर क्या किया कि शेष का, यहां पे दिया रहेगा, शेष का, शेष का, शेष का उसने कुछ खर्च कर दिया, 20% उसने खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? और फिर से शेष का, अब ये जो खर्च कर रहा है, क्या फिर से शेष का 10% खर्च कर दिया। जैसे ये रूम रेंट पे खर्च कर दिया, ये क्या है? ये खाने में खर्च हो गया, खाने में खर्च कर दिया। ठीक है, और इसने क्या कर दिया? ये 10% और भी कुछ खर्च हो गया, जैसे कहीं ट्रेवलिंग का या कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से कुछ उसने खर्च कर दिया, तो ये शेष वाला कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे दिया रहेगा, आप जब जान रहे हैं कि 100% हमेशा आय को मानना है। अगर इसने 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 90%, यानी 90% का 20% इसने खाने में खर्च कर दिया, यानी कितना खर्च कर दिया? तो 20% को हम 1/5 लिखते हैं, यानी कि 18 आ जाएगा। 1/5 लिखेंगे तो 5 से काट देंगे तो 18 × 5 = 90। ठीक है, इसी तरीके से शेष का, अब देख रहे हैं कि 10 और 18,
28% तो खर्च हो गया, अब बचा कितना 72%। अब ये 72% का 10% उन्होंने ट्रेवलिंग में खर्च कर दिया, तो यानी कि बचा कितना, यानी ट्रेवलिंग में अगर पूछे कितना खर्च किया है तो 10%, 10 को हम 1/10 लिखते हैं, यानी कि 7.2%, 7.2% इसने खर्च कर दिया है किस पे, ट्रेवलिंग पे। तो हमसे ओवरऑल पूछ रहा है कि अगर कि इसने ओवरऑल कितना बचत किया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 10% यहाँ खर्च किया, 18% हो गया, 18 10 28, और 7% यहाँ खर्च किया, तो 28 और 7 35। तो यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, कि जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35.2%। कितना, 35.2%। और उसकी जो सेविंग आ रही है निकल के, सेविंग्स, उसकी जो बचत निकल के आ रही है वो कितना आ रहा है, 100 में से इसको माइनस कर लेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 64.8%। ठीक है, कुछ इतना निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, सेविंग एक्सपेंडिचर, और ये कितना आ गया, सेविंग। तो शेष वाला जो कंडीशन है, शेष वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, शेष वाले रिमेनिंग वाले कंडीशन में एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, रिमेनिंग के कंडीशन में या रिमेनिंग के क्वेश्चंस में, रिमेनिंग के क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिमेनिंग के क्वेश्चन में हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आप लोगों को लिख के रखनी है, याद रखिए। ठीक है, आप लोग इस वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव रिमेनिंग केस में लगा सकते हैं। जैसे उसी क्वेश्चन को अगर हम देखें कि अगर हमने 10% खर्च कर दिया है, तो हमारा 10% खर्च हुआ है, 10 को हम लोग 1/10 लिखते हैं, यानी 10 खर्च कर दिया, हमारा बचा कितना, 9। फिर हमने 20% खर्च कर दिया शेष का, वहां पे दिया रहेगा, जब शेष रिमेनिंग बोलेगा तभी सक्सेसिव लगाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5, यानी 5 है, तो अब कितना हो जाएगा, बचत कितना होगा, अगर 20% खर्च कर दे रहा है तो यानी अब 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगेन 10% शेष का खर्च कर रहा है, तो यानी बचा कितना रहा है, 9। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं 10 दाम 100, 500, ये तो इसका क्या हो गया, टोटल इनकम। और यहाँ पे देखेंगे क्या, 9 9 81, 81 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 324। तो यानी ये जो आया ये हमारा सेविंग है, क्या है, ये हमारा ओवरऑल निकल के आएगा सेविंग, और ये हमारा क्या है, इनकम। तो एक्सपेंडिचर जब हम लोग इनकम में से माइनस कर देंगे सेविंग को, तो एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, तो ये 176, इतना कुछ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इतना कुछ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो जब हमें पता है ये बात, जब हमें पता है कि इनकम हमारा दिया हुआ है कितना, 20,000, अगर 20,000 दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं कितना गुना दिया हुआ है, तो यानी 5 चौका 20, 4, यानी 40 गुना दिया हुआ है, इसका 40 गुना। तो हम लोग यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं या सेविंग निकाल सकते हैं, यानी कि एक बार जो गुणा सेट हो गया, यानी कि ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा, ये भी 40 गुना होगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा इनकम इतना है, खर्च कितना हो रहा है और सेविंग कितना हो रहा है। ठीक है, अगर इतनी चीजें आप लोग कर ले रहे हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आगे देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस अभी हम लोग हल करने वाले हैं, इसको सबसे पहले हल करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय दी हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक इनकम दिया हुआ है कि इतना रुपए वो इनकम करता है, उसकी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि इतना वो खर्च करता है, एक्सपेंस। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वो अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचाता है। अब देखिए, ये अगर 13,500 रुपए अगर वो इनकम कर रहा है, अगर उसके खर्च को हम माइनस कर दे इसमें से, तो वो हमारा बचत निकल के आ जाएगा कितना, 4500। इतनी चीज समझ में आया। अगर वो पूछ रहा है हमसे कितने प्रतिशत बचाता है, यानी हमारा 4500 बचत हो रहा है, किस पे हो रहा है, 13,500 पे हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 0000 से कट जाएगा, 45 एकम 45, ऊपर आ जाएगा 100, 45 तिया
135। तो हम लोग देख रहे हैं कि 100/3 आएगा। क्या आएगा? 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% वो क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारा अगर इनकम है इतना एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो हमारा बचत निकल के आ गया। अगर बचत निकल के आ गया तो बचत अपन इनकम वो हमारा निकल के आ जाएगा कितना परसेंट खर्च हुआ है। ये तो तरीका एक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करने हैं। क्या करेंगे कि अगर हमारा 13,500 रुपया इनकम हो रहा है, हम लोग इसको छोटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हमारा खर्च कितना हो रहा है? 9,000 रुपये। हम यहीं पे देख रहे हैं कि डबल जीरो कट रहा है, काट दिए। यहाँ पे देख रहे हैं 45 से कट रहा है, 45 दूना 90, 45 दिया। यानी कि अगर हमारा तीन का इनकम है, अगर हमारा 2 खर्च हो रहा है, तो हमारा बचत कितना हो रहा है? 1 का। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 का बचत हो रहा है, तो यानी 1 का कितने में? 3 में। तो 1/3 सीधे सीधे हम लोग इसको 33 सही 1/3% आराम से लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आया? इतनी चीज समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। देखते हैं मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर, रेस्टोरेंट या मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाकी 10% बचत करती है। हो गया 100%। 10 10 80। मासिक गृह व्यय जो है उसका 48,000 रुपया है। मासिक गृह व्यय यानी कि उसके घर का जो खर्च है 80%, यानी जो 80% का मान दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? 48,000। ठीक है। और क्या कह रहा है हमसे? मासिक इनकम यानी मासिक आय हमसे पूछ रहा है। अगर मंथली इनकम पूछ रहा है तो यानी 100% का मान चाहिए। तो अगर हम यहां से 8 से काट दें तो यहां से 10% का मान निकल जाएगा। 8 से काट देंगे तो 8 छके 48, तो यहां से हमसे 6,000 आ जाएगा। और हमें जब 100% का मान निकालना है यानी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 10 से यहां भी गुणा कर दे तो काम हो जाएगा। तो यानी हमारा मंथली इनकम जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 60,000। कितना? 60,000। समझ में आ रहा है इतनी चीजें आप लोगों को कि मीनाक्षी इतने रुपए यहाँ इतने रुपए यहाँ खर्च कर रही है, तो इसका मान दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें सक्सेसिव वगैरह नहीं लगाने, इसे तो डायरेक्ट हो रहा है, तो हमने कर दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे पी और क्यू की कुल वेतन इतना 1,000 रुपये है। पी अपनी वेतन का 95% खर्च करता है। ठीक है। 95% खर्च करता है और अपनी वेतन का, यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे आप लोग क्यों लिख लीजिए। क्यों अपनी वेतन का, यहाँ पे लिखा होगा क्यों। क्यों दिया हो क्वेश्चन में? क्यों एक्सपेंड 85%, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यों एक्सपेंड्स 85%। तो क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है? यदि अब उनकी बचत समान है, बचत समान है, यानी कि अगर 95% खर्च करता है तो पी बचाता कितना होगा? 5%। ठीक है। क्यों क्या करता है? क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 15%। ठीक है। पी अपने वेतन का 5% बचा रहा है, क्यों अपने वेतन का 15% बचा रहा है। यानी पी और क्यू का जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आएगा। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3, 3/1। यानी ओवरऑल 4 की जो मान है वो कितना दिया हुआ है हमें? 2,000 रुपया। ठीक है। कितना दिया हुआ है? यानी कितना गुना है? 4×5 = 20, 500 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो पी अपने वेतन, पी कितनी, पी की वेतन कितनी है, यानी 3 रेशियो का मान। अगर 1 का मान 400 है, अरे 500 है, तो यहां से 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 × 500, यानी यहीं पे 3 का 500 में गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 1500। तो ये पी का क्या हो जाएगा? पी का क्या हो जाएगा? इनकम। समझ में आ रहा? इतनी चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपए, किराने पर 2508 रुपए और शेष इतने रुपए बचाता है, उसकी मासिक वेतन, यानी हम देख रहे हैं कि 76% तो वो खर्च कर दिया। अब उसका कितना है, 24% में 76% वो घर के किराया देने पे खर्च कर रहे हैं और 24% जो उसके बच रहे हैं उसमें से वो वाहन पे खर्च कर रहा है, किराने पे खर्च कर रहा है और इस पे खर्च कर रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये जो 24% है वो 24% हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। यानी 813 रुपये उसने खर्च कर दिए वाहन पे, उसने 2508 रुपये खर्च कर दिए, उसने क्या करे, उसने 687 रुपये बचा भी लिए। तो जब हम इसको जोड़ रहे हैं ना तो 8 3 11, 11 7 18, यानी कि 8 1 9, 9 1 10, 6 1 7, 7 5 12, 12 8 20 और 2 2 4। तो यानी इतना 24% का मान जो है वो इतना निकल के आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि मासिक वेतन यानी 100% का मान। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो 24 से डायरेक्ट भाग दें, 1% का मान निकाले फिर 100% का मान निकलेगा, या हम क्या करें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ अगर हम 6 से भाग दे दें तो 4% हो जाएगा, और अगर हम इसमें 25 से गुणा कर दें तो ये 100% हो गया कि नहीं। अगर मैं इसमें 6 से भाग दे दूं और 25 से गुणा कर दूं तो 100% हो रहा है, यानी 25/6 से इधर इधर गुणा कर दिए। तो 6 से जब काट दिए आप तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 6 4 की 36 होगा, और फिर 6 4 की 36, और फिर 4 बचा, 6 8 48 और गुणा 25। आप इसको जब गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि 25 8 200 हासिल 20 आएगा, 25 छक्का 150 और 20 170 हो जाएगा, हासिल 17 आएगा, और 25 छक्का 150 यानी 167, यानी कि 16,700 क्या निकल के आ रहा होगा, 16,700 ये हमारा क्या होगा, इनकम। ठीक है, चलिए इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखेंगे क्वेश्चन। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पे खर्च करता है। ठीक है, शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर और बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, यदि वह पेट्रोल पर कितना खर्च करता है, 300 रुपए, तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च हुआ। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या कि वो सुरेश अपने आय का 30% पेट्रोल पे खर्च करता है। ठीक है, तो यानी कि 30% जो खर्च कर रहा है पेट्रोल पे, वही कह रहा है कि यदि वह पेट्रोल पे 300 रुपए खर्च कर रहा है, यानी 30% का मान दे दिया है। तो यहाँ से अगर हम काट दे तो 3 से, तो ये 10% का मान निकल के आ जाएगा। अगर 10% का मान 3 से ये भी काट देंगे तो 100, यानी 10 से अगर गुणा कर दे तो ये 100% आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 1000 100% का मान। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, शेष आय का 1/4। अगर 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70%। ठीक है, कह रहा है 1/4 यानी कि 70% का वो क्या कर रहा है, 1/4 हिस्सा, 1/4 घर के किराए पर, और बाकी 70% का 3/4 हिस्सा वो और कहीं खर्च करता है। तो हमसे ओवरऑल क्या पूछ रहा है, उसके घर के किराए पर कितना खर्च हुआ, यानी इसका मान पूछ रहा है। इसका मान यानी 35/2 का मान, यानी 17.5% का मान हमसे पूछ रहा है। जब हमें पता है यहां से कि यहां से या तो डायरेक्ट हम लोग 1% का भी मान निकाल सकते हैं कि 1% का मान यहाँ से 10 आ जाएगा, 30 से काट देंगे 300 10 बार में, तो यानी 1% का मान यहाँ से 10 निकल के आ गया। हम चाहे तो इसको ना भी निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि 1% का मान 10 है, तो 17.5 यानी 17.5% का मान क्या होगा, तो 17.5 से अगर दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 175। कितना, 175। क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर 30% पेट्रोल पर खर्च कर दिया, शेष आय का 1/4 घर के हिस्से पर, यानी शेष बचा कितना है,
70%, 70% का 1/4 अगर वो खर्च कर दे रहा है किस पे, घर के किराए पे, और 3/4 वो कहीं और खर्च कर रहा होगा, उसको छोड़ना है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके घर पे किराए पे, यानी इसका मान हमें निकालना है 17.5% का। 1% का मान निकल गया तो 17.5% का मान निकल जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पे खर्च करते हैं, शेष राशि का 25% कपड़ा, चिकित्सा और अन्य पर खर्च करते हैं। वह हर महीने बची हुई राशि का आधा बचत करते हैं। ये देखिए सक्सेसिव का क्वेश्चन है। किसका? सक्सेसिव का। वो क्वेश्चन सक्सेसिव के नहीं थे, इसके पहले वाला भी था, लेकिन उसको देखिए ये क्वेश्चन। श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पे, यानी 36% को हम लोग क्या लिखते हैं? 9/25। ठीक है, यानी कि अगर उसकी 25 था तो अब क्या होगा, 9 खर्च हो गया तो बचा कितना? कितना बचा? 16। ठीक है, शेष राशि का 25%, जब शेष दिया हो तो आप जान जाइए सक्सेसिव लगा सकते हैं। शेष राशि का 25% कपड़ा, चिकित्सा, अन्य, तो यानी 25% को हम लोग क्या लिखते हैं? 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। ये सारी चीजें रटाई हुई है, पिछले क्लास में बिल्कुल विधिवत सारी चीजें बताया गया आप लोगों को। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो यानी ये 4 है, क्या कर रहा है? बचत 1 खर्च कर रहा है, यानी 3 बच रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया हुआ है कि वो 1,80,000 रुपए बचाता है, वो और कब बचाता है? हर वर्ष में। अगर वो हर वर्ष यानी 12 महीने में कितना बचा रहा है? 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो यानी कि वो 1 महीने में कितना बचा रहा होगा? अगर ये 12 महीने में इतना बचा रहा है तो 1 महीने में आप इसको 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 12 25 60, यानी कि 15,000 रुपए वो क्या कर रहा है? 1 महीने में बचा रहा है। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वो 100 उसका इनकम है और बचत कितना हो रहा है? 48। और ये कह रहा है क्या कि हर महीने बची हुई राशि का आधा बचत करता है, यानी ये जितना भी बचत हुआ है इसका आधा कितना हो जाएगा? 24। यानी 24 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 15,000। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या देखेंगे? उसकी मासिक इनकम, यानी 100 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर 6 से भाग दे दें और 25 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ भी करनी है। 25/6, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी 25 25 में 625 और 2 जीरो, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा? 62,500। कितना? 62,500 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आगे से स्टार्ट होगा। नया कॉन्सेप्ट आगे से स्टार्ट होने वाला है, प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य, उपभोग और व्यय। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी चीज हमने कितने रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में हमने उसको बेचना है। ठीक है, सॉरी, कितनी चीजें हमने खरीदी हुई है, कितना हमने उसको खपत किया है, तो हमारा जो व्यय है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, वो कितना निकला है। जैसे कैसे आते हैं इसमें से, अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। प्राइस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? मूल्य, उपभोग, कितना आपने खर्च किया है, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी टोटल कितना खर्चा हुआ। ये कैसे हम लोग समझने वाले हैं? जैसे क्या करते हैं हम कि कोई भी सपोज कीजिए हमने मिल्क खरीदा, और मिल्क हमने खरीद लिया कितना? 20 लीटर, और मिल्क का जो प्राइस है वो 60 रुपए पर लीटर है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि हमने 20 लीटर यूज खपत हमारी है, और हमने 60 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है।
अगर मैंने कोई चॉकलेट खरीदा, मान लीजिए 5 रुपए वाली चॉकलेट हमने खरीद लिया 20, तो ओवरऑल हमने देखा क्या कि 100 रुपए हमारा खर्चा आ रहा है। अगर हमने कोई भी चीज खरीदा, जैसे बिस्किट खरीद लिया, सपोज कीजिए 10 रुपए में एक बिस्किट है, हमने खरीद लिया बिस्किट 50, तो हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 500 रुपए का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा प्राइस का जब हम कंजम्पशन से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी खर्च। इतनी चीजें समझ गए हैं? तो सिर्फ यही है इसमें। और एक चीज इसमें और हम देखने वाले हैं, वो क्या है कि जब प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। इतनी चीज अगर होती है, अगर मैं बोल दूं कि व्यय जो है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहे, क्या रहे? एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा? अगर एक्सपेंडिचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो यानी अगर हम मूल्य को बढ़ाएंगे, अगर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? फिक्स है। यानी कि हम देख क्या रहे होंगे कि जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कंजम्पशन के। ठीक है। अगर हमारा कंजम्पशन अगर कांस्टेंट हो रहा है, क्या कंजम्पशन अगर हमारा, कंजम्पशन डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर कंजम्पशन हमारा क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, तो हम क्या देख रहे होंगे? ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर हमारा ये फिक्स है, इसको नहीं छूना है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर के हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्राइस को फिक्स कर देंगे तो कंजम्पशन जो है, अगर प्राइस फिक्स कर दे, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस अगर कांस्टेंट कर दे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कंजम्पशन जो है, अगर ज्यादा करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, अगर कंजम्पशन कम करेंगे तो खर्चा कम आएगा। यानी कि हमारा यहाँ से कंजम्पशन जो आ रहा है, कंजम्पशन जो निकल के आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है किसके? एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। इस तरीके से 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं। हम लोगों ने कैसे देखा कि पिछले क्वेश्चंस में गंगाराम क्या कर रहे थे? इनकम कर रहे थे, और उनके कैसे कैसे खर्चे हो रहे थे। इसमें हम देख रहे हैं कि गंगाराम यानी कि गंगाराम की वाइफ जो है, यानी रिंकिया की मम्मी, रिंकिया की मम्मी किस तरीके से घर को अपने बैलेंस कर रही है, किस तरीके से बैलेंस करके अपने चीजों को चला रही है। ठीक है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस पे आएंगे। ये क्वेश्चन, अब आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि चीनी का मूल्य अगर 25% बढ़ जाए, इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े। यानी खर्चा ना बढ़े यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कांस्टेंट है नहीं। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमने क्या बोला कि चीनी का अगर मूल्य बढ़ रहा है, यानी 25% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4। यानी कि अगर 4 से 5 हो रहा है मूल्य, तो यानी खपत को क्या करना पड़ेगा? उल्टा, यानी 5 से 4। तो हमसे कह रहा है कितने % कमी की जाए, तो यानी 1 की कमी की जाए किस पे? 5 पे गुणा 100, यानी क्या? 20% की कमी कर देनी चाहिए कंजम्पशन में। क्या करना होगा? 20% की कमी। हम लोग जान गए कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो हमने जान गया क्या कि प्राइस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा, है कि नहीं? तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है। चलिए आइए इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, ठीक है, आइए। अगर कह रहा है चीनी का मूल्य बढ़ता है, क्या करता है? और जिससे कुल खर्च स्थिर रहता है। कह रहा है चीनी का मूल्य बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो यानी सेम वही कॉन्सेप्ट, यानी 20% से बढ़ रहा है, यानी 20% का मतलब 1/4, यानी 4 है तो हो रहा है 5,
तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 से हो जाएगा 4, यानी कितना कम हो रहा है, 1 किस पे, 5 पे, यानी गुणा 100, यानी ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, सॉरी 20% दिया हुआ है तो इसका मान होता है 1/5, 20% दिया हुआ है, सॉरी 20% है, इसका मान 1/5, यानी 5 है तो ये 6 हो रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 6 से हो जाएगा 5, कितना कम हो रहा है, 1 किस पे, 6 पे, इंटू 100, तो यानी 1/6, 100/6 यानी कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें कमी कर रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या कर रहा है, कमी। अगर कीमत में कमी कर रहा है, खपत बढ़ जाएगी, व्यय समान रखना है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसको देखेंगे, यदि दूध का मूल्य इतने से बढ़ के इतना हो जाता है, एक व्यक्ति अपने खपत को कितने % कम कर दे कि खर्चा समान रहे। तो ये भी सेम है क्वेश्चन, अगर देखना चाहे देख सकते हैं कि यहाँ पे मूल्य जो है वो 60 से हो रहा है 70, समझ रहे हैं, 60 से क्या हो रहा है 70, यानी 0 से 0 काट दिए, 6 से हो रहा है 7, तो यानी कि जब हमारा खर्चा समान रखना है तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी 7 से हो जाएगा 6, यानी 1 का कमी हो रहा है किस पे, 7 पे, गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%, कितना, 14 सही 2/7 या 14.28%, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें। ये एक क्वेश्चंस ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। चलिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया है, जिसके कारण परिवार 40 किलोग्राम चीनी का कम उपयोग करता है, और खर्चा क्या कह रहा है, खर्चा 10% बढ़ सकता है, ताकि उसका खर्चा 10%। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अगर चीनी का मूल्य 30% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से क्या हो रहा है 13, 30% बढ़ रहा है, यानी 10 से हो रहा है 13, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसका खपत जो है कुछ हो रहा है, और ओवरऑल जो उसका सेविंग है, जो बचत है वो, सॉरी जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो 10% बढ़ रहा है, यानी 10 है तो क्या हो जा रहा है 11। जब भी ऐसे दे तो आप लोगों को इससे यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं, और या तो इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो यानी अगर हम इसको काट दें, यहाँ बचेगा 1, 13 का यहाँ आ जाएगा, तो यानी 13:1 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका गुणा 1 से करेंगे, इसका गुणा 13 का 1 से करेंगे, तो 13:1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले 13 था, अब हुआ कितना 11, यानी 2 कम हुआ 13 में, ठीक है। गुणा क्या करेंगे 100, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 2/13 यानी 200/13 हो जाएगा। सॉरी, सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि 20 किलोग्राम कम, यानी ये पहले 13 यूज कर रहा है, अब कितना कम करेगा 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 40 किलोग्राम, यानी कितना 20 गुना। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक खपत बताइए, यानी कि ये वास्तविक मान है, ये तो बढ़ने घटने के बाद आया हुआ है, यानी कि इसका 2 का मान अगर 20 है तो 13 का मान, 13 का में 20 का गुणा कर देंगे 260, कितना आ जाएगा 260। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 260। तो इस तरीके से चीजें आती हैं, ठीक है। आप लोग इतना समझ पाए। एक क्वेश्चन आप लोगों का उसमें बता दें कि ये क्वेश्चन एक हाँ, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन छूट रहा था इनकम एक्सपेंडिचर का, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद करेंगे लास्ट। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद लास्ट कर देंगे। एक व्यक्ति अपने आय का 60% यानी 100% उसका इनकम है, अगर 60% वो खर्च कर दे रहा है तो वो बचत कितना करेगा 40%। ये बात इतना आप लोगों को पता है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, एक बार ये होता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति 15% व्यक्ति की आय बढ़ती है, अगर इसका 15% बढ़ जा रहा है
15% बढ़ा रहा है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, अगर 100 है तो हो जाएगा 115। ठीक है, अगर इसमें 15% बढ़ा रहा है, 15% बढ़ा रहा है, तो ये 60 है, इसका 15% कितना हो जाएगा, 3/20 यानी 9 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 69। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा कि हम देख पा रहे होंगे कि ये निकल के आ जाएगा 46। 115 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे होंगे कि ये 6 बढ़ रहा है, कितने पे, ये जो 6 बढ़ रहा है वो कितने पे बढ़ रहा है, 6 40 पे, और गुना 100। तो हम इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 5, 2 से काट देंगे 3, यानी कि हम देख रहे हैं 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर व्यक्ति की आय 15% बढ़ रही है, अगर व्यय भी उतना ही बढ़ रहा है, तो उसके बचत में उतना ही परिवर्तन होने वाला है। यानी कि अगर आय 15% बढ़ रहा है और व्यय भी, यानी व्यय भी अगर उसका उतना % बढ़ रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी सॉरी बचत जो है, सेविंग भी उतना ही % से बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर किसी का इनकम जितना बढ़ रहा है, जितना %, उतने % से अगर उसका व्यय भी बढ़ रहा है, तो उसके बचत में भी सेम % का वृद्धि होने वाला। इस प्रकार का अगर मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे आपका इनकम 100 है, आपकी खपत अगर 70 है, अगर आपकी बचत 30 हो रही है, मैं कह रहा हूँ 10% आपका बढ़ गया, तो यानी 110 बढ़ गया। खर्चा भी अगर आपका 10% बढ़ गया, तो यानी 7 बढ़ गया, ये 77 हो गया। तो यहाँ से जब इसको माइनस करके आप देखेंगे तो ये 33 आ रहा होगा। कितना, 33। तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है किस पे, 30 पे। तो यहाँ से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, 3 से 3, यानी कि 10% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप 100 देखेंगे, अगर आपका 80 खर्च हो रहा है, 20 बचत हो रहा है, और ये 5% क्या हो रहा है, 5% आपका बढ़ रहा है, ये भी 5%, तो यानी कि ये भी सेम % से ही बढ़ने वाला है। इतनी चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इतनी चीज समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा, आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बाद में। ठीक है, ओके बाय।